नमस्ते प्यारे बच्चों। अभी की क्लास में अपने को क्या देखना है। एक विद्युत द्विध्रुव है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, इस पर क्या क्या प्रभाव होंगे वो देखने हैं अपने को। ठीक है, मतलब इस पर फोर्स कितना लगेगा और इस पर बल आघूर्ण यानी टॉर्क कितना लगेगा। ठीक है, तो बल और बल आघूर्ण को देखना है अपने को। चलो, और ये विद्युत क्षेत्र जो है वो एक समान है, यानी यहाँ सब जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक जैसा है। तो चलो पढ़ो। सबसे पहले अपन देखते हैं एक विद्युत द्विध्रुव है। अच्छा, ये इसमें P की दिशा किधर है? P की दिशा -q से +q, यानी कि ये वाली दिशा किसकी है? P की। ये वाली किसकी दिशा है? P की दिशा है। ये किसकी दिशा है? E की दिशा है। P और E में कितना एंगल बना हुआ है? थीटा। किसमें? P और E में थीटा कोण है। अर्थात एक द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E में, एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा हुआ। तो अपन को देखना है कि इस पर बल कैसे लग रहा है, यानी कि तो -q पर भी बल लगेगा, +q पर भी बल लगेगा। वो देख लेते हैं अपन किधर किधर लगेगा। +q पर जो बल लगेगा वो देख रहे हैं अपन इधर लगेगा। क्यों? विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है +q पर, यानी धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो F मान लेते हैं F है। कितना होता है? F बराबर QE। तो ये लिख दिया मैंने, ये है F सदिश बराबर QE, दिशा में ही है इसलिए QE। इस पर फोर्स किधर लगेगा? तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र इधर है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। तो F इस पर जो है वो कितना है? -QE। ठीक है बच्चों। इस पर फोर्स उधर है, इस पर फोर्स इधर है। मैग्नीट्यूड में ये फोर्स और ये फोर्स बराबर, यानी इन दोनों बलों का परिमाण बराबर है और दिशा विपरीत है। मतलब कुल बल इस पर द्विध्रुव आघूर्ण पर कुल बल कितना लग रहा है, तो वो देख रहे हैं F बराबर, या कुल बल बराबर कितना हो जाएगा? QE -QE, और ये कितना हो गया है? 0। अर्थात विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो कोई बल नहीं लगता है। परिणामी बल कितना होता है? 0, क्योंकि QE उधर है, -QE इधर है। तो अपोजिट डायरेक्शन में दो समान बल हो तो कुल बल 0 हो जाएगा। लेकिन ये बल जो है इसको घुमाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, वो देख लेते हैं। तो इस बल के कारण टॉर्क देख लेते हैं, इस बल के कारण टॉर्क देख लेते हैं। आपको पता है कि एक डंडा है, ये एक डंडा है, जैसे ये एक आदमी इधर रस्सी बांध के खींच रहा है, एक आदमी इधर रस्सी बांध के खींच रहा है। मुझे लगता है कि, और आपको भी लगना चाहिए कि ये ऐसे घूमेगा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे घूमेगा। इस कंडीशन में ये इधर घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दो बल अगर बराबर है तो ये, और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनको क्या बोलते हैं अपन? बल युग्म। क्या बोलते हैं? बल युग्म। क्यों भाई? क्योंकि ये जो है, ये बल जो है इसको किधर घुमाना चाहता है? देखो, ऐसे घुमाना चाहता है। ये बल जो है कैसे घुमाना चाहता है? ऐसे ही, दोनों ही समान डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं, ऐसे। तो भैया बल आघूर्ण कितना होगा? बल आघूर्ण, बल युग्मों के कारण बल आघूर्ण टाउ जो होता है वो कितना होता है?
किसी भी एक, क्योंकि दोनों बल बराबर हैं तो किसी एक बल का परिमाण इनटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं का मतलब समझते हो, के बीच दूरी। कौन सी दूरी? परपेंडिकुलर दूरी, लंबवत दूरी। इस बल की क्रिया रेखा जो है वो कौन सी है? ये वाली है। इस लाइन के अकॉर्डिंग ही तो लग रहा है। और ये इस बल की जो है वो ये वाली है। दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की दूरी जो है वो लंबवत दूरी जो है वो ये हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो जाएगा एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। एफ कितना है? कोई भी एक बल ले लो, बल का परिमाण कितना है? क्यू ई, परिमाण ही लिख रहे हैं अभी, क्यू ई इंटू आर परपेंडिकुलर कितना है? तो देखो ये थीटा, ये भी थीटा, ये कितना है? 2a। कितना ये? 2a। ये 2a है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो गया। अपने लंब निकालना, क्योंकि ये थीटा है तो ये लंब हो गया। तो आर परपेंडिकुलर लंब बटा कर्ण कितना है? 2a। लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है बच्चों? साइन थीटा। तो आर परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा 2a साइन थीटा। रख देंगे यहाँ पे 2a साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू ताऊ 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 टाउ टाउ। ठीक है, ताऊ नहीं है, टाउ बोलते हैं इसको, टाउ। ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये Q है, 2AQ। 2A इंटू कोई भी एक आवेश Q वो होता है P के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा P, इसको और इसको मिला करके तो P लिख देता हूँ मैं। अब बचा है E और साइन थीटा, PE साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा आया था। ठीक है, ये इस टाउ का परिमाण आ गया, यानी कि बलागुण यानी टॉर्क का मैग्नीट्यूड अपने पास में ये है। लेकिन टाउ एक सदिश राशि है। कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अपना फर्ज बनता है कि हम इसको सदिश के रूप में लिखें। तो सदिश के रूप में कैसे लिखेंगे? देखो, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। क्यों? क्योंकि देखो टाउ जो है वो ये भी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि और ये भी सदिश राशि, दो सदिश राशियों का जो गुणनफल है कर रखा है, अपने गुणा कर रखा है और एक सदिश राशि प्राप्त हो रही है। और यहाँ पे साइन थीटा भी दिख रहा है। अपने को ये भी पता है कि A क्रॉस B बराबर होता है A का परिमाण, B का परिमाण और साइन थीटा। लेकिन B क्रॉस A का मान जो का परिमाण जो होता है ना, वो भी कितना होता है? वो भी होता है A इंटू B इंटू साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाउ को हम क्या लिख सकते थे? P क्रॉस E भी लिखा जा सकता है और E क्रॉस P भी लिखा जा सकता है। कोई संशय है इसमें? तो टाउ की वैल्यू को अपन को ये वाली लिखना है या ये वाली लिखना है, उस पर आपको देखना है। क्योंकि आप ये सोचा कि नहीं सोचा आपने कभी कि टाउ की वैल्यू जो है P क्रॉस E ही क्यों है, E क्रॉस P क्यों नहीं है? ठीक है, तो उसको देख लो। चलो देखो, ये बल आघूर्ण किसी भी वस्तु को जिस डायरेक्शन में घुमा रहा है उस डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को घुमा दो। ठीक है, क्लॉकवाइज में घुमा रहा है तो क्लॉकवाइज में घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दो। अंगूठा जिस डायरेक्शन में रहेगा वही दिशा किसकी होगी? टॉर्क की होगी, यानी कि टाउ की होगी, बल आघूर्ण की दिशा होगी। तो यहां देखा जाए तो ये तो इसको ऐसे घुमा रहा है। कैसे घुमा रहा है? ऐसे घुमा रहा है।
ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखा जाए तो ये इसको ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को घुमाएंगे तो अंगूठा अंदर की ओर है, अंगूठा अंदर की ओर है। मतलब ये हुआ कि टाउ की डायरेक्शन जो है वो अंदर की ओर है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं अपन लोग कि ई क्रॉस पी और पी क्रॉस ई की दिशा किधर होगी, वो देख लेते हैं। तो ये माइनस क्यू से प्लस क्यू यानी पी की दिशा ये है, तो पी को मैंने इसी डायरेक्शन में बना दिया। ई की दिशा इधर है तो ई को मैंने इधर बना दिया। ये पी है और ये ई है। पी क्रॉस ई की दिशा चाहिए पी क्रॉस ई की दिशा चाहिए तो पी से ई की ओर उंगलियां घुमाओ। ई क्रॉस पी की दिशा चाहिए तो ई से पी की ओर घुमाओ। क्योंकि पी क्रॉस ई की दिशा देखेंगे तो वो अंगूठा किधर है, अंदर, तो अंगूठे की दिशा पी क्रॉस ई की दिशा है तो वो अंदर की ओर है। ई क्रॉस पी की दिशा जो है वो बाहर की ओर है। पी क्रॉस ई की दिशा अंदर की ओर है और टाउ की दिशा भी अंदर की ओर है। तो ये जो डायरेक्शन जो है वो पी क्रॉस ई की दिशा में है कि नहीं है, टाउ की है कि नहीं है तो इसलिए फॉर्मूला ये होगा, ये नहीं होगा। तो इसको अपन मिटा दें, ठीक है। तो अपने को इतना भी सोचना चाहिए कि ई क्रॉस पी क्यों नहीं होगा। तो सदिश के रूप में यह हो गया, परिमाण के रूप में यह हो गया। अब अपन को बात करनी है, चलो 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 चलो, हट गया हट गया हट गया हट गया हट गया, इसको हटा देते हैं। अब अपन कुछ विशेष स्थितियों की बात कर लेते हैं। विशेष स्थितियां, स्पेशल कंडीशंस। अब अपने को टाउ का परिमाण देखना है, मिनिमम न्यूनतम कितना हो सकता है और अधिकतम कितना हो सकता है। तो साइन थीटा का परिमाण मैग्नीट्यूड मिनिमम तो होता है 0 और मैक्सिमम होता है 1, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि थीटा का मान, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। और साइन थीटा का मान 1 कितना होता है, मैक्सिमम होता है। तो टाउ का मान जो हो जाएगा वो P इंटू ई इंटू 1 यानी कि PE, और ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो टाउ का अधिकतम मान कितना होता है, PE। क्लियर है बात। दूसरी बात कर लेते हैं कि थीटा का मान अगर 0 डिग्री हो, देखो इसका मान 0 कब कब होता है वो देख लेते हैं। तो थीटा के मान 0 पर होने पर भी क्या होता है, ये 0 हो जाएगा, और 180 डिग्री होने पर भी ये 0 हो जाएगा। तो दोनों ही देख रहे हैं अपन। सबसे पहले देख रहे हैं 0। थीटा का मान 0 है तो साइन थीटा का मान कितना होगा, बोलो 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 बोलो, 0, ठीक है। तो टाउ का मान जो होगा वो भी कितना होगा, 0 होगा। जब किसी वस्तु पर टाउ 0 हो, बला गुण 0 हो, तो वो स्थिति वो जो कहलाती है वो संतुलन की स्थिति कहलाती है ना, या फिर क्या कहलाती है, साम्यावस्था की स्थिति कहलाती है, साम्यावस्था की स्थिति कहलाती है। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट में देखेंगे कि थीटा का मान जब 180 डिग्री हो तब भी साइन थीटा का मान कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो टाउ का मान यहाँ पर भी कितना है, 0 हो गया है। तो ये स्थिति जो है ये भी क्या है, संतुलन की स्थिति है, या फिर कौन सी स्थिति है भैया, साम्यावस्था की स्थिति है। तो थीटा का मान 0 होने पर, थीटा का मान 180 डिग्री होने पर दोनों ही कंडीशन में साम्यावस्था प्राप्त हो रही है। तो लेकिन इन दोनों साम्यावस्थाओं में अंतर क्या है, इनमें से एक तो स्थायी संतुलन की अवस्था है और दूसरी अस्थायी संतुलन की अवस्था है। वो देख लेते हैं कैसे 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 कैसे। देखो साम्यावस्थाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी संतुलन की अवस्था और दूसरी जो होती है वो अस्थायी साम्यावस्था। स्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था, इस पर विचार करो। इसको मैंने ऐसे लटका रखा है, अभी कोई बला गुण नहीं है इस पर, ठीक है, घूम थोड़ी रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये साम्यावस्था की अवस्था है। अब थोड़ा सा डिस्टर्ब करो इसको, यूँ छोड़ दो, यूँ वापस यहीं आ गया। मतलब अगर थोड़ा सा इसको विक्षेपित करने पर, डिस्टर्ब करने पर वापस वहीं पहुंच रहा है अगर ये, तो ये स्थायी संतुलन की अवस्था है, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन ने इसको खड़ा कर रखा है, ऐसे ही खड़ा कर रखा है, ठीक है, ऐसे खड़ा कर रखा है,
बिल्कुल अपने हिसाब से ये खड़ा है। तो ये भी अभी क्या है, ये ऑटोमेटिक घूम नहीं रहा है, तो ये भी एक साम्यावस्था है। लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो आपको पता है क्या होने वाला है, पता है आपको, ये गिर जाएगा। क्या होगा, ये गिर जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, यूँ ऐसे घूम जाएगा, चाहे इधर घुमाओ यूँ, ठीक है। मतलब घूम करके ये स्थायी साम्यावस्था में आने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाली जो साम्यावस्था है ये क्या हो जाएगी, अस्थायी साम्यावस्था हो जाएगी। और ये वाली जो स्थायी साम्यावस्था, ये वाली जो साम्यावस्था होगी वो अस्थायी होगी, और ये वाली जो साम्यावस्था होगी वो स्थायी होगी, ठीक है। तो साम्यावस्था कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, स्थायी और अस्थायी। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में से स्थायी कौन सी है और अस्थायी कौन सी है। तो ठीक है भाई, मान लेते हैं कि ये इधर -q है, इधर +q है, तो p की दिशा किधर है बच्चों, इधर है, p की दिशा इधर है, e की दिशा भी इधर है। यहाँ पर थीटा का मान कितना है बच्चों, 0 डिग्री, क्योंकि p और e दोनों ही समान दिशा में है। थीटा का मान 0 डिग्री। तो ये जो संतुलन की अवस्था है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे कि इसको थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा अपन घुमा के छोड़ देते हैं, ये घुमा दिया ने, ऐसा कर दिया इसको, ये -q है, ये +q है। इस पर बल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। इस पर बल किधर लग रहा है, इधर है। नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चलो अब छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, देखो ये बल, ये जो यहाँ पर टॉर्क लग रहा है वो अभी भी इसको ऐसे घुमा देगा। क्यों, ऐसे ही घूमेगा कि ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। इसका मतलब ये वापस थोड़ा सा डिस्टर्ब करने पर वापस संतुलन की अवस्था में, उसी अवस्था में पहुंच रहा है। मतलब ये जो अवस्था है वो इस टाइप की अवस्था के जैसे था, ये जो अवस्था है वो इस टाइप की अवस्था के जैसे था, और इस टाइप की अवस्था जो क्या कहलाई थी, संतुलन की अवस्था। कौन सी कहलाई थी, स्थायी संतुलन। तो यहाँ पर ये जो संतुलन होगा वो कौन सा होगा, स्थायी, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो ये कौन सा संतुलन होता है, स्थायी संतुलन होता है, ठीक है बच्चों। चलो अब एक काम कर लेते हैं कि अपन इसको ऐसे रख देते हैं, ये +q, ये -q। तो p की दिशा जो है वो इधर है। देखो p की दिशा इधर है क्योंकि माइनस से प्लस की ओर होती है। ये p की दिशा, ये e की दिशा, ये p की दिशा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 180 है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये वाली कंडीशन हो रही है, ठीक है। चलो फिर क्या किया हमने कि थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। मतलब क्या हुआ, ये -q इधर है, यहाँ रख दिया, और +q जो है वो इधर रख दिया है। चलो इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो इस पर इधर लग रहा है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। इस पर फोर्स किधर है, वो इधर है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो अब सोचो कि ये क्या होगा इसके साथ। हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया, अब इसके साथ में क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है और आपको भी लगना चाहिए कि ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, कि ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना बच्चों। मतलब क्या ये वापस थोड़ा सा डिस्टर्ब करने पर ये वापस इसी अवस्था में नहीं आ रहा है, इसी अवस्था में नहीं आ रहा है, ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसलिए ये क्या अवस्था कहलाती है, अस्थायी। किस टाइप की, जैसे अपन ने ऐसे खड़ा कर रखा था और थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था, ये क्या हो गया, घूम गया था, ठीक है। तो ये जो कहलाएगी वो अस्थायी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दो तरह की जो अपन ने क्या देखे हैं, साम्यावस्थाएं देखी हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत कम जगहों पर ये लिखा हुआ मिलता है, बस स्थायी और अस्थायी लिखा हुआ है, लेकिन स्थायी क्या होता है और अस्थायी क्या होता है ये अपने को पता होना चाहिए। और अब अगली क्लास में अपन क्या करेंगे बच्चों, इस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं और जो आंकिक प्रश्न दिए गए हैं किताब के पीछे, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये लास्ट टॉपिक था।
और उसके बाद में अपन न्यूमेरिकल करेंगे और फिर न्यूमेरिकल कंप्लीट होने के बाद में अपन दूसरा चैप्टर, अगला सेकेंड वाला चैप्टर गाउस नियम का जो है वो पढ़ेंगे। और टॉपिक वाइज जो है प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखे हैं, आप देख लेना।